हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हमारी जो क्लास है वो पॉलिटी की है। पिछली क्लास से हम जो पढ़ते चले आ रहे हैं वो हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, भाग 4 कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डीपीएसपी पूरी तरीके से फिनिश कर चुके हैं। 1 बाई 1 आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। डीपीएसपी भाग 4 जिसमें आर्टिकल है 36 से 51 तक, और वो हमने पढ़ लिए हैं डिटेल में। अब उसी में ही कुछ ऐसे विचारधारा हैं 36 से 51 तक जितने भी आर्टिकल है उसमें विचारधारा की बात होती है कि कौन सी गांधीवादी विचारधारा के हैं, कौन सी समाजवादी विचारधारा के हैं और कौन सी उदारवादी विचारधारा के हैं। तो उस तरीके के आर्टिकल्स को हम डिवाइड कर लेते हैं कि कौन से गांधीवादी हैं, कौन से उदारवादी हैं और कौन से समाजवादी हैं। क्यों क्यों करना है हमें? सबसे पहले तो अपनी नॉलेज के लिए, दूसरी बात और हमारी इम्पोर्टेंट जो है, हम एग्ज़ाम देते हैं कंपटीशन के, तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक दो आर्टिकल दे देते हैं, उसमें पूछते हैं कि कौन से इन आर्टिकल्स में से कौन से गांधीवादी विचारधारा के आर्टिकल्स हैं। तो इन ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमें इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये भाग 4 का पार्ट है नीति निर्देशक तथ्य। ठीक है, जिसे हम शॉर्टकट में डीपीएसपी भी कहते हैं। अब मैंने इसको 3 लिख लिया है बोर्ड पे। नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 गांधीवादी और नंबर 3 उदारवादी। ठीक है, तो समाजवादी में कौन से हैं? समाजवादी में जो है वो है आर्टिकल 38, जो कहता है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय समाज के लोगों के लिए ही तो होगा ना, तो ये समाजवादी विचारधारा को दिखाता है। आर्टिकल 39 समान वेतन की बात करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला और पुरुष दोनों को। ठीक है, इसमें महिला और पुरुषों की बात हो रही है। आर्टिकल 39 का क्या कहता है कि निःशुल्क विधि सहायता। अगर मान लो कोई वकील अपना नहीं कर पा रहा है, किसी को कोई केस है लेकिन अपना वकील नहीं हायर कर पा रहा है या उसके पास पैसे नहीं है, तो सरकार उसको क्या कराएगी? वकील उपलब्ध कराएगी, यानी कि निःशुल्क विधि सहायता। आर्टिकल 41 ये भी समाजवादी है। काम का अधिकार, कुछ परिस्थितियों में काम का अधिकार, किसी के पास काम नहीं है तो सरकार उनके लिए काम बनाए और लोगों को रोजी रोटी जीने खाने के लिए उनको काम का प्रबंधन करे, ताकि वो अपना काम करें और अपनी जीने खाने की, अपनी रोजमर्रा की चीज़ों की पूर्ति कर पाए। ठीक है, आर्टिकल 42 न्यायोचित काम, जो जगह हो वो न्यायोचित हो, प्लस जैसे महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए क्या हो, प्रसूति के टाइम ना उनको जब प्रसूति सहायता दी जाती है, प्रेगनेंसी के टाइम उनको छुट्टी दी जाती है 3 महीने पहले 3 महीने बाद, वैसी सहायता हो। और फिर उनके साथ न्याय हो। ठीक है, अगर वो बच्चों का लालन पालन घर में बैठ के करेंगे तो या तो जॉब छोड़ें या बच्चों को पालें। तो ऐसी स्थिति भी होनी चाहिए कि ऑफिस के आसपास में बच्चों को पालने के लिए कोई क्रेच सेंटर होने चाहिए जगह जगह, ताकि बच्चों को अच्छे से अपने साथ रहकर भी अपने काम को और अपने बच्चे दोनों की देखभाल की जा सके। ऐसा गवर्नमेंट कर रही है। बहुत से नीति निर्देशक तत्व है जो हम प्रॉपर वे में, हमारी गवर्नमेंट इन पे ध्यान देती है और प्रॉपर वे में हो रहे हैं। सबसे मेन जो विवादित है वो 44 है, 44 वन, जो कि है समान नागरिक संहिता, है ना। तो उसको लेके कुछ विवाद है और मतलब वो अभी पूरे देश में लागू नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। बाकी सब तो मोस्टली ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट काम करती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो वो काम करती है। 43 का का और खा, जैसे कि 43 में कहा गया है निर्वाह मजदूरी, मतलब उतनी मजदूरी तो हो जिससे अपना गुजर बसर इंसान कर सके। दूसरी हो कि जैसे कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। कोई भी यूनिट है वहाँ पर अपने कामगारों से पूछे कि कोई भी डिसीज़न लेते समय उनकी भी सलाह ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि सहकारी समिति, सहकारी छोटी छोटी सहकारी समितियाँ होती हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए काम किया जाना चाहिए। ठीक है, उनको जोड़कर ही काम किया जाना चाहिए सहकारी समितियों को। 47 ये हमने पढ़ा था पोषाहार के लिए, शराबबंदी के लिए, तो ये भी समाज सुधार के लिए ही है। ठीक है, तो आर्टिकल 38, 39, 39 का 41, 42, 43 एंड 47 ये कैसे आर्टिकल हैं? समाजवादी आर्टिकल है, समाजवादी विचारधारा के आर्टिकल है। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। इनका जो इनके अंदर की क्यों है, ये भी आपको मैंने आर्टिकल्स पढ़ा दिए हैं, वो आप जब पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनकी विचारधारा समाज को लेके अच्छा करने की है। तो ये समाज
सामाजिक विचारधारा के आर्टिकल है, ठीक है। अब आए गांधीवादी। गांधी हमेशा क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे पंचायत की बात करते थे गांधी जी सहकारी समिति की बात करते थे गांधी जी लोक कल्याण की बात करते थे। तो उसी में यह है कि 44 में पंचायत की बात करते थे, ठीक है। तो 40वां जो आर्टिकल है उसमें पंचायत, ये गांधी की ही विचारधारा है जो पूरे देश में आज पंचायत व्यवस्था है, ठीक है। आर्टिकल 43, इसमें निर्वाह मजदूरी और सहकारी समिति की भागीदारी है ना, और मजदूरों की सहकर्मियों की भागीदारी किसी भी मतलब यूनिट में, उनकी सलाह मशवरा, ये सब गांधी भी इसके सपोर्ट में थे, ठीक है। और 46वां, जिसमें SC ST की बात, गांधी जी SC ST को लेके हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब अग्रसर रहे कि इनको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो SC ST की बात जो होती है आर्टिकल 46 में होती है, इनके अधिकारों की बात होती है। तो ये कौन सा है? गांधीवादी विचारधारा के। 47, गांधी जी हमेशा शराब मतलब नशे की चीज़ों पे पाबंदी की बात करते थे। गांधी जी हमेशा पोषाहार की बात करते थे, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल 47 गांधीवादी है। ऐसा नहीं है कि अगर ये समाजवादी हैं तो ये गांधीवादी नहीं हो सकते। अब आपको लगेगा इसमें भी 47 है, इसमें भी 47 है ना। तो ये थोड़ी है कि समाजवादी है व्यवस्था है तो क्या गांधीवादी नहीं हो सकती। ये समाजवादी व्यवस्था भी है और ये गांधीवादी विचारधारा भी है, ठीक है। आर्टिकल 48, कृषि और पशुपालन की बात हमेशा गांधी जी करते थे। गाय को बचाने की बात हमेशा गांधी जी करते थे, ठीक है। और 48 का ए भी दोनों ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात भी गांधीवादी विचारधारा में आती है। अब हमारा तीसरा बचा उदारवादी। उदारवादी में क्या है? उदारवादी वो लोग जो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए जिसमें देश की तरक्की हो, देश के लोगों की तरक्की हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो अपनी विचारधारा के आर्टिकल्स है वो उदारवादी मतलब विचारधारा कही जाती है। जैसे कि 44 आर्टिकल 44, ये क्या है? इसमें क्या बात कही गई है? इसमें कही गई है समान नागरिक संहिता, मतलब समान कानून होने चाहिए सबके लिए, देशवासियों के हर, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज लॉ और क्रिश्चियन का अलग है, हिंदू का। तो इस तरीके की जो तलाक, शादी, इस तरीके की जो कानून है वो सबके समान होने चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या है? 44 आर्टिकल 44, ये कौन सा आर्टिकल है? किस तरीके की विचारधारा का आर्टिकल है? यह है उदारवादी विचारधारा का आर्टिकल। 45 इसमें पहले क्या था? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही गई थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पर अब यहाँ नहीं दी जाती। अगर नहीं दी जाती तो क्योंकि ये परिवर्तनीय नहीं है उसमें सुप्रीम कोर्ट में, तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे इनके खिलाफ। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि इसको बच्चों का अधिकार बनाना चाहिए, मूल अधिकार बनाना चाहिए। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से उठा के 45 से 6 से 14 साल के बच्चों को उठा के मूल अधिकार के आर्टिकल 21 के काम में जोड़ दिया गया। ये तो आप पढ़ा चुके हो ना, आपको 21 के काम में जोड़ दिया गया और उसे मूल अधिकार बना दिया गया। अब बच्चों को पढ़ना उनका मूल अधिकार है, शिक्षा देना उनका लेना मूल अधिकार है। पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये अभिभावक का क्या कर दिया? ड्यूटी बना दी कि 45 में 0 से लेकर 6 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। जैसे आंगनबाड़ी, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन में पहले दी जाती है। सबसे मेन है आंगनबाड़ी, ठीक है। आंगनबाड़ी में जैसे दी जाती है, इनका लालन पालन ही है, समझ लो। यहाँ पर इनको शुरुआत बेसिक सिखाया जाता है यहाँ पर। तो 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए लालन पालन की बात की गई है। 46 में वही उदारवादी, SC ST को आगे लेके आना है। ये गांधीवादी भी है, ये उदारवादी भी। उदारवादी भी सोचते हैं कि जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, जो हमारे पीछे छूटे वर्ग हैं, उन वर्ग को हम बराबरी में लेके आए, ठीक है। तो SC ST की बात इसमें की गई है, उदारवादी। 46 उदारवादी। 49 जो राष्ट्रीय धरोहर के महत्व की, जो हमारी मतलब इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो भी चीज़ हमारे राष्ट्रीय महत्व की है, उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, ठीक है। तो उनकी सुरक्षा सरकार करे, ये कैसा है? ये उदारवादी आर्टिकल है।
कौन सा 49। 50 में वही न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण, दोनों अलग अलग काम करेंगे। फिर आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे उनमें शांति बनाए रखना और विदेशियों का सम्मान करना, उनमें जो भी हमारे समझौते हो रहे हैं उनका सम्मान करना, इस तरीके की बात आर्टिकल 51 में की गई है। ठीक है। 48 तो वही आपका कृषि और पशुपालन की बात करता है। 43 में क्या है आपका? 43 में वही है कि निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए और मतलब निर्वाह मजदूरी के साथ साथ वहाँ पर सहकारी समितियों का और लोगों की भागीदारी भी यूनिट के कामों में होनी चाहिए। मतलब सलाह मशवरा लेने के लिए उन लोगों की भागीदारी, उन्हें ऐसा ना लगे, मतलब जैसे हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें ऐसा फील ना हो कि हम यहाँ वाकई एक नौकर की तरह, मतलब मोस्टली नौकर ही होते हैं, नौकरी कर रहे हैं तो नौकर की तरह ही काम करते हैं, बट उन्हें फील ना कराओ कि आप नौकर हो। हम जो नौकर होता है उसके भी माइंड में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ होते हैं, तो उनसे हम ले सकते हैं। तो उनको अपने काम में अपनी राय रखने के लिए हम इनवाइट कर सकते हैं, उन्हें अपने से जोड़ सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो उसी के लिए आर्टिकल 43 है। तो अच्छे से याद करिएगा कि समाजवादी 38, 39, 39 का 41, 42, 43, 47 ये क्या है? समाजवादी है। गांधीवादी सबसे इम्पोर्टेंट 40, इसी पे क्वेश्चन भी आता है। 43, 46, 47, 48 ये क्या है? गांधीवादी है। उदारवादी 44, 45, 46, 49, 50, 51, 58, 48, 43 ये कैसे हैं? ये उदारवादी हैं। तो आपको 2-3 बार इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपको याद हो जाएंगे। और इससे आने वाले क्वेश्चंस को आप लगा लीजिएगा पहले इसको पढ़ने के बाद, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो भाग 4 है वो फिनिश हो गया। हमने अभी कौन कौन से भाग पढ़ लिए? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। भाग 1 में क्या है? राज्य और उसके संघ। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व। अब भाग 4 का काम है, भाग 4 का काम है क्या है? मूल कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य जो थे, अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। मूल कर्तव्य क्या है? ये जो है नीति निर्देशक तत्व, ये राज्यों को दिए जाने वाले, ये राज्य इनकी देखरेख में ही, इनको देखरेख करते हुए ही जो भी विधि और कानून बनाएगा वो इनको देख कर ही बनाएगा। मतलब ये उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है। मतलब सरकार के लिए, राज्यों के लिए। ओके। अब ये तो सरकार के लिए हो गए। अब ये मूल कर्तव्य ये है नागरिकों के लिए। नागरिकों के अपने देश के लिए क्या कर्तव्य होने चाहिए, है ना? तो ये कहाँ से आए? ये आए हमारे यूएसएसआर से, मतलब रशिया से, रूस से लिए गए। और ये स्वर्सिंग समिति की सिफारिश पे इन्हें जोड़ा गया। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। जो संविधान जब बनके तैयार हुआ तब ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसे स्वर्सिंग समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में। 1976 में इसे जोड़ा गया और लागू किया गया बर्मा समिति के सिफारिश पर। ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। तब कितने आर्टिकल जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। सॉरी, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। पर यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तब एक आर्टिकल जोड़ा गया, तब एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। ठीक है। तो इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। मैं लिखवा दूं या फिर मैं वीडियो में लगा दूं जिससे कि आप याद कर लेंगे अच्छे से, या समझा दूं कि एक बार के मतलब कर्तव्य 1, 2, 3, 4 करके पूरा। चलो मैं लिखवा ही देती हूँ कि कौन कौन से हैं, लिखवा देती हूँ, बता देती हूँ, तो आपको शायद मेरे बोलने से याद रह जाएं और फिर बार बार जब आप पढ़ेंगे तो खुद ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलो मैं इसका क्या करती हूँ, मैं इसका आपको PDF उपलब्ध करा देती हूँ और मैं स्क्रीन पे भी लगा दूँगी सारे मूल कर्तव्य। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। कैसे बने ये, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, किसकी सिफारिश पर बने? तो स्वर्सिंग समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को
लागू किया गया, और बर्मा समिति, सोरसिंग समिति, इन दोनों को याद रखना, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब ये लागू किए गए थे। कौन से? 10 मूल कर्तव्य लागू किए गए थे, और 2002 में एक कर्तव्य और जोड़ा गया, वो लागू किया गया था, ठीक है। तो ये भाग 4 था, ये भाग 4 का था। अब जहाँ पर भी आपको ये दिखे कि भाग 4 का या फिर 48 का आर्टिकल 48 का, 43 का इस तरीके से आपको दिख रहे हैं, तो ये मूल संविधान का पार्ट नहीं थे। ये आपको हमेशा याद रखना। ये जब संविधान बना था तब ये नहीं थे। अब संविधान में अमेंडमेंट होते हैं, कोई चीज़ बनाई जाती है संसद के, पार्लियामेंट के थ्रू, तो कुछ ऐड ऑन करना होता है ना। तो उस ऐड ऑन करने के बाद जो आर्टिकल बनते हैं उनको का, खा, ग, घ की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये मूल संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन ये संविधान का पार्ट है, पर जब संविधान बना था तब संविधान का पार्ट नहीं थे, बाद में जोड़े हुए आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो वैसे तो 395 आर्टिकल हैं, लेकिन अगर ये का, खा को जोड़ दिया जाए तो कम से कम, हाँ, तो जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब क्या था, उसमें 395 आर्टिकल थे, ओके। और जैसे अमेंडमेंट होते रहे, अमेंडमेंट के थ्रू उनमें आर्टिकल जोड़ते रहे, क, ख, ग करके, तो उन आर्टिकल को जब जोड़ते थे वो 400 से भी ज़्यादा हो जाते हैं आर्टिकल, ठीक है। तो ये जो है कि आर्टिकल 43 का, ख, ये बाद में जोड़े गए हैं, ओके। आई बात समझ में? अब वो जो मूल कर्तव्य हैं और मूल अधिकार हैं, ठीक है, इनमें अंतर देख लेते हैं कि मूल अधिकार जो हैं वो यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है, और जो नीति निर्देशक तत्व है उसे कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार जो होते हैं वो परिवर्तनीय है, उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के थ्रू। और अगर नीति निर्देशक तत्वों में किसी तरीके का हनन होता है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते, ये अपरिवर्तनीय है, वो परिवर्तनीय है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये सरकार के लिए जो मूल अधिकार हैं वो सरकार के लिए नेगेटिव है, नागरिकों के लिए पॉजिटिव है, नागरिकों को दिए गए हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि सरकार उनके अकॉर्डिंग ही काम करती है। नहीं करे, करे ना करे, वो बात अलग है कि उसका जो काम, उसके काम को देखते हुए वोट दिया जाए, सरकार को चुना जाता है कि इसने हमारे लिए काम किया है, नहीं किया है, लेकिन वो चाहे तो अपनी मनमानी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है, ठीक है। तो इनमें से छोटे छोटे अंतर हैं, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब हमारा आर्टिकल वो भाग 1, 2, 3, 4 फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम भाग 5 पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाग 5, बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, और इसमें हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, तो मज़ा आएगा, उसको भी पढ़ेंगे ऐसे धीरे धीरे। जब मैंने पहली वीडियो शुरू की थी ना, जब पहली वीडियो अपलोड की थी, जब मैं पहली वीडियो को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाय, मैं कैसे पढ़ा रही थी। और मैं अभी भी धीरे धीरे ही मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस दिन भी इतना डरी हुई थी कि मैं कैसे पढ़ा पाऊँगी, कैसे समझा पाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और अब मैं देखो कम से कम 60-62 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़ीरो से यहाँ तक पहुँच गई, और आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं मेरा, तो मुझे खुशी हो रही है कि पढ़ाते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं कर लूँगी, अगर आप सब लोग मेरे साथ में हैं तो मैं पढ़ा लूँगी। और बहुत बेस्ट टीचर नहीं, लेकिन एक अच्छी टीचर तो बन ही जाऊँगी, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं, जिस जगह से मैं पढ़ के आई हूँ, सच बताऊँ, वहाँ एजुकेशन का जो स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सरकारी स्कूलों से हम पढ़ के आए हैं, तो सरकारी स्कूलों का स्तर बिल्कुल ज़ीरो। मतलब मैं बताती हूँ अपना, मैं इंटर तक की क्लास का बताती हूँ कि हम सुबह चले जाते थे, 7 साढ़े 7 बजे से पहला पीरियड शुरू हो जाता था, पर टीचर ही अवेलेबल नहीं होते थे। हमें नहीं लगता कि हमने अपनी बुकें बहुत ज़्यादा खोली होंगी, कभी कभार गलती से कोई टीचर आ गया तो खोल ली बुक, नहीं तो सब वही पढ़ रहे हैं, गैस पेपर से पढ़ रहे हैं, या फिर किताबों से खुद से पढ़ रहे हैं जो पढ़ा जा रहा है,
कोई गाइडेंस नहीं है, टीचर आपके साथ अवेलेबल नहीं है, तो आपका क्या ही होगा। तो मेरी जो मैंने जो सिचुएशन देखी है ना एजुकेशन की, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो IAS PCS करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनका जो एजुकेशन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और उन्हें अच्छे से समझाना जाता है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना आ जाता है कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, एग्जैक्टली समझना क्या है। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि जिसने भी तैयारी शुरू की है, तैयारी करता है या तैयारी करके बैठ चुका है, तो उसे ज़रूर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि कम से कम उन्हें अच्छे टीचर तो मिल पाएंगे, अच्छे से उनका जो जो बेसिक्स हैं उनके अच्छे क्लियर हो पाएंगे। हम नहीं कह रहे हैं कि हम एकदम से IAS PCS बना देंगे, पर हाँ, हम छोटे बच्चों को, ग्रेजुएशन बच्चों वाले बच्चों को, या कंपटीशन वाले बच्चे भी अगर हमसे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हम कुछ तो काम कर पाएंगे, कुछ तो समझाने में अपना योगदान दे पाएंगे उनके स्टडी में। अब ये मेरे अंदर एकदम से तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरे अंदर भी डेवलप हो जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे जो आज 60 वीडियो हैं, कभी ज़्यादा होंगे, फुल क्लास भी कंप्लीट कर दूँगी। कभी ऐसा वक्त आएगा कि मैं आपसे खुल के कहूँगी कि मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ आज एक अच्छी टीचर बनने के बाद, मेरे पास इतने बच्चे पढ़ने के लिए हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं अंदर से कितना खुश होंगी कि मैंने क्या अचीव कर लिया। बच्चों को पढ़ाना मेरा, मैं पहले भी सोचती थी जब IAS की प्रिपरेशन में हूँ, तो मैं ये सोचती थी कि IAS बन जाऊँगी ना, तो फिर मैं एक पीरियड तो पढ़ाने जाया करूँगी बच्चों को, ताकि वो बच्चों का कुछ तो ग्रो हो पाए, और वो भी ऐसे बच्चों को जिनको ज़रूरत है। सरकारी स्कूल के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में, या फिर इन लोगों का तो स्टैंडर्ड अच्छा होता है एजुकेशन का, तो प्रॉब्लम्स हम हिंदी मीडियम वालों को होती है। हिंदुस्तान में रह के अपनी भाषा में ही हम खुद को इतना पिछड़ा समझते हैं, 4 लफ्ज़ इंग्लिश की बोलने वालों के सामने खुद को हिंदी मीडियम वाले ऐसा सोचते हैं उनको कुछ आता ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारी एजुकेशन में। इंग्लिश से डरना नहीं चाहिए, वो एक लैंग्वेज है, नहीं आती, सम्मान से अपनी हिंदी का वो करना चाहिए कि हमें हिंदी आती है, क्योंकि हम हिंदी वासी हैं, तो हमें हिंदी आएगी, जाहिर है। चाइनीज़ को मंदारिन आती है, मंदारिन को फ़ख्र करता है ना, चाइना मंदारिन से ही सारा काम करता है। वहाँ तुम्हें अगर जॉब करने जाना है, कोई काम करने जाना है, तो वहाँ की लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, ये उनकी शर्त है। वो अपनी लैंग्वेज को इतनी तवज्जो देते हैं, और हम अपनी हिंदी से डरते हैं कि हमें हिंदी आती है, दो चार इंग्लिश के वर्ड कोई बोल देता है तो लोग भी उनको वैल्यू देते हैं कि इसको इंग्लिश आती है, और हिंदी वाले को नीचा कर देते हैं, कम आंकने लगते हैं उसको। पर भले नॉलेज का अंबार हो उसके अंदर, लेकिन कम ही नापते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मतलब एजुकेशन का स्तर ऐसा होना चाहिए। आप सब चीज़ को एकदम बैलेंस लेके चलें, और जितने भी लोग IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी एजुकेशन अच्छी है तो सब बच्चों को पढ़ाओ, और अपनी उससे नॉलेज भी बढ़ती है, और उससे क्या होता है कि एक अंदर से सुकून सा मिलता है कि हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा दिया किसी को। ठीक है, मुझे तो मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। मेरी क्लासें बीच में नहीं आ रही हैं, मैं प्रॉपर वे में नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे इतनी तकलीफ होती है। रात में भी मुझे सपने में दिखाई देता है मैं क्लास नहीं ले पा रही, सुबह उठ के मेरा अपसेट होता है मुझ में। इतना भारी काम, सबसे बड़ा काम यही लगता है, मुझे लगता है कि ये अगर हो गया ना तो मैं खुश हो जाऊँगी। तो इतनी देर मैंने बातें कर ली आपसे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, भाग 5 पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, और मेरे चैनल का नाम है शमा अकेडमी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मुझसे जुड़िए, मेरा सपोर्ट करिए, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपको अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक यू सो मच।